डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये रहा आज का पहला सवाल कि निम्न में से किसे आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी ज्ञानवापी मस्जिद और ऑप्शन डी गोल गुंबद। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज्ञानवापी मस्जिद। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। अब हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह बात कहा है कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र केवल मुकदमे में ही तय किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के द्वारा जो बात कही गई है वह संबंधित है ज्ञानवापी मामला में, जिसमें कि हिंदूवादी का यह दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर का था। वादी कौन होते हैं? तो वादी वह व्यक्ति होता है जो अदालत में किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करता है। अब इस वादी का यह कहना है कि मंदिर को 1991 के अधिनियम के शुरू होने से बहुत पहले वर्ष 1969 में औरंगजेब के फरमान के द्वारा उसे गिरा दिया गया था। अब यहां पर बात हो रही है पूजा स्थल अधिनियम 1991 की, जिसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि अयोध्या को छोड़कर पूजा स्थल की धार्मिक पहचान जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था वही बरकरार रखी जानी चाहिए। इसी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के अंतर्गत जो आदेश दिए हैं उस पर जरा एक नजर डालते हैं। जैसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4 की उपधारा डी का हवाला देकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बात कहा है कि धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने के लिए वादकारियों को अदालत में जाने से पूर्ण प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उसके अलावा किसी पूजा स्थल का एक ही समय में दोहरा धार्मिक चरित्र नहीं हो सकता, मतलब वह या तो मंदिर होगा या तो मस्जिद हो सकता है, दोनों एक स्थान पर नहीं होगा। उसके अलावा धार्मिक चरित्र का निर्धारण केवल केस टू केस डिपेंड करेगा, मतलब मामले दर मामले के आधार पर होगा और दस्तावेजी मतलब डॉक्यूमेंट और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में किया जाता है। उसके अलावा एक बार जो मंदिर है वो हमेशा मंदिर है, यह एक न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त कानून का सिद्धांत है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि जो स्वयंभू देवता है वह स्वयंभू देवता वो अपना एक धार्मिक चरित्र है जिसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही पूरे तरीके से धरती का विनाश हो जाए। अगला सवाल है यहां पर कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार और डी ओडिशा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी बिहार। अब ये रहा क्यों खबर में? तो खबर में यह इसलिए है क्योंकि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने जो उसका प्रोटेक्टेड एरिया है, जो संरक्षित क्षेत्र है, उस संरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी को दिया गया है, जिसमें कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध भी शामिल है। रही बात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और यह भारत में हिमालय तराई के जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है और यह गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है और इस जंगल में भाबर और तराई इलाकों का मिश्रण है। उसके अलावा गंडक, पंडई, मनोर, हरहा, मसान और भपसा नदियां रिजर्व के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरती है। अगला सवाल यहां पर यह है कि जन औषधि अभियान को कब प्रारंभ किया गया था? ए 2007, बी 2008, सी 2009 और डी 2010। सही जवाब बी 2008। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वित्त वर्ष 2023-24 में जो इन्होंने अपना जेनरिक दवाओं की बिक्री का लक्ष्य रखा था 1000 करोड़ रुपए का, उसको हासिल कर लिया है। रही बात प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की, तो इसे 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा जन औषधि अभियान के नाम से लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा को उपलब्ध करवाना और जन औषधि स्टोर इसी में शामिल है। इस पहल में जन औषधि केंद्रों या जन औषधि स्टोर की स्थापना शामिल है जो जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए खुदरा दुकानों के रूप में यह काम करता है। इसकी प्रगति कितनी हुई है? तो इसकी प्रगति की अगर हम बात करें तो देश के लगभग सभी जिलों को कवर करते हुए यह जो योजना है यह शुरू होने के बाद से केंद्रों की संख्या में 100 गुना से अधिक की अभी तक वृद्धि हुई है और सरकार ने हाल ही में झारखंड में 10,000वां जन औषधि केंद्र लॉन्च किया है और अब जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुसार सरकार ने मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र को खोलने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल है यहां पर कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन वॉशिंग दावों पर एयर फ्रांस, लुफ्थहांसा और एतिहाद के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है?
ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ग्रीन वॉशिंग दावों पर एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? तो यह किसी कंपनी के उत्पाद जो पर्यावरण की दृष्टि से कितने उपयुक्त हैं इसके बारे में गलत धारणा देने या भ्रामक जानकारी प्रदान करने की यह एक प्रक्रिया है, और इसे उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देने का एक निराधार दावा माना जाता है कि किसी कंपनी के द्वारा जो उत्पाद उत्पादित किया जा रहा है वह पर्यावरण के अनुकूल है। मतलब यह एक गलत प्रक्रिया है या यह एक नकारात्मक व्यवहार है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण यहां पर यह है कि ग्रीन वॉशिंग व्यवहार में शामिल कंपनियां यह दावा कर सकती हैं कि उनके उत्पाद पुनर्नवीकरणीय सामग्री से हैं या ऊर्जा बचत लाभ है, जो कि होता नहीं है। हालांकि पर्यावरण संबंधी कुछ दावे आंशिक रूप से सच हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन वॉशिंग में लगी कंपनियां आमतौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के प्रयास में अपने दावों को जितना है नहीं उससे ज्यादा या बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। वहीं अगर हम विमानन उद्योग और उसके उत्सर्जन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल के 2022 के अनुमान के अनुसार जो विमानन उद्योग है वह सभी मानव उत्पादित CO2 उत्सर्जन के लगभग 2.5% के लिए जिम्मेदार है, और यह समग्र उत्सर्जन में एक मामूली योगदान की तरफ फिलहाल लग सकता है, लेकिन यह बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि IPCC ने यह बात कही है कि यदि इन उत्सर्जनों को एड्रेस करने के लिए उपाय नहीं किए गए तो 2050 तक विमानन का योगदान कुल योगदान का 5% तक बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह रहा हमारा अगला सवाल। सवाल है कि कोलट्टम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी उत्तर भारत और डी दक्षिणी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी भारत। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बच्चों के त्योहार बालोत्सव के दौरान लड़कियों ने कोलाट्टम नृत्य प्रस्तुत किया। जो कोलाट्टम नृत्य है यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह एक नृत्य है। तमिलनाडु और केरल में इस नृत्य को कुम्मी और आंध्र प्रदेश में कोल्लनालू के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य गुजरात के डांडिया और गरबा लोक नृत्यों से मिलती जुलती है, और इस नृत्य के प्रदर्शन में 8 से 40 तक नर्तक शामिल होते हैं, और यह नृत्य की लय को दर्शाने के लिए लाठियों का उपयोग करके इस नृत्य में लय दर्शाया जाता है, और सामंजस्य स्थापित करने के लिए लाठियों को आंशिक रूप से एक दूसरे से टकरा जाता है, और नर्तकों का नेतृत्व एक नेता करता है। तो इस प्रकार डेली करंट अफेयर्स MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.